हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो एक बार फिर अपन नई यूनिट के साथ बात करने वाले हैं। घर्षण को लेकर बात करने वाले हैं, फ्रिक्शन को लेकर के बात करने वाले हैं। एक सवाल एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है घर्षण को लेकर के। तो आओ, जुड़ो। और हाँ, थोड़ी स्पीड तो ज्यादा रखनी पड़ेगी। कुछ थ्योरी के पॉइंट भी मैंने लिखे हैं, पर थ्योरी के पॉइंट में समझाऊंगा नहीं, बस आपके सामने होंगे। एक लाइन में बोलूंगा, आगे बढ़ना है, सवालों तक जल्दी से जल्दी पहुंचना है, ठीक है? और आपको क्या करना है? चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है? अब जल्दी से जल्दी आ जाओ आप। फ्रिक्शन, घर्षण। तो कुछ पॉइंट थ्योरी के जो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल का जो कारण होता है, मूल कारण होता है, वो प्रकृति का मूल बल कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल के कारण होता है। प्रकृति में चार प्रकार के मूलभूत बल होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जो प्रकृति का सबसे कमजोर बल है। विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल और प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल या नाभिकीय बल, यह दुनिया का सबसे प्रबल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल होता है। जिसका नाम था ना दुर्बल बल, वो नाम ही दुर्बल है, पर वो दुर्बल बल है नहीं। उसके बारे में हम जरूर एक बार कभी हम बात करेंगे। मतलब प्रकृति में जो चार प्रकार के मूलभूत बल हैं, वो न्यूक्लियर फोर्स, फिर आप इसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल कह दो, फिर वीक फोर्स कह दो, फिर गुरुत्वाकर्षण बल कह दो। नाभिकीय बल दुनिया का सबसे प्रबल बल होता है और गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल होता है। प्रकृति के चार प्रकार के मूलभूत बल होते हैं और घर्षण बल का जो मूल कारण है वो विद्युत चुंबकीय बल है। ऐसा सवाल हमसे पूछ सकता है। आओ जल्दी आओ। फिर दूसरा पॉइंट, घर्षण बल का मान आभासी क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, पर माइक्रोस्कोपिक कॉन्टेक्ट एरिया पर निर्भर करता है। कुछ ना बोले, हवा में बात करें, एरिया की बात करें, तो भैया एरिया पे निर्भर नहीं करता। लेकिन कुछ डीप जाकर के पूछ ले तो ध्यान रखना, माइक्रोस्कोपिक कॉन्टेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा। ये क्या सिस्टम है आपके लिए बना रखा है मैंने? ये है, देखो, अगर वस्तुएं आपस में चिपकी हुई होती हैं तो शक्तिशाली माइक्रोस्कोप से देखने पर वो जो सतह आप देख रहे हो, जो समतल सतह भी दिख रही है, उनमें भी हल्का फुल्का खुरदरापन होता है। और यहां ये आपस में जहां कांटेक्ट में आते हैं, ये पॉइंट है, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट एरिया। तो माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो घर्षण बल ज्यादा होगा। तो माइक्रोस्कोपिक कांटेक्ट एरिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन आभासी एरिया जो वर्चुअल एरिया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। नॉर्मल बोले, कुछ ना बोले तो बोल देना एरिया पे डिपेंड नहीं करता। आओ, घर्षण बल के प्रकार सब जानते हैं हम। स्थैतिक एफ एस, गतिक एफ के, लोटनी एफ आर। स्थैतिक एफ एस, इसका ज्यादा से ज्यादा मान कहलाता है सीमांत घर्षण बल। इसका ज्यादा से ज्यादा मान, इसका ज्यादा से ज्यादा मान एफ एस मैक्सिमम भी कहते हैं, और इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स यानी कि सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं। इसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मतलब अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल भी कहते हैं। इसका जिक्र मैंने आगे कर रखा है। देखो अब, स्थैतिक, गतिक और लोटनी। स्थैतिक में मैंने बस एफ एस को लिखा है, उसके बाद में छोड़ दिया। और एफ एस का ज्यादा से ज्यादा मान है वो है एफ एस मैक्सिमम। ठीक है सर, उसी को बोलते हैं एफ एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, सीमांत घर्षण बल। ठीक है, ये एम जीरो एल जीरो, ये इसकी वीमा होगी, बाद में बात करते हैं वो तो देखो, एफ एस को भूल जाओ। अभी अभी एफ एस की बात नहीं कर रहा हूं, स्थैतिक घर्षण बल की बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल की बात कर रहा हूं। इसका मान आर यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। बराबर लगाओगे तो एक नियतांक लगाना पड़ता है, म्यू एस। इसे बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। इसकी विमा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। और सुनो और सुनो और सुनो, खैर इसी तरीके से गतिक घर्षण बल को हम एफ की कहते हैं, और आपने एफ एस मैक्सिमम
बराबर एफ एल बराबर म्यू एम जी लिखा, ठीक वैसे ही गतिक घर्षण बल को भी आप म्यू एम जी लिखोगे। वो भाई म्यू एम जी लिखोगे, और म्यू भी कौन सा वाला, के वाला। ठीक इसी प्रकार लोटने में आ जाओ। लोटने घर्षण बल का मान अभिलंब प्रतिक्रिया बल और उस टायर की त्रिज्या पे डिपेंड करता है, और ऐसे डिपेंड करता है, और समानुपाती को हटाओगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा जिसे लोटनी घर्षण गुणांक कहते हैं। काम की बात, इसकी डायमेंशन m0 l0 t0, इसकी भी डायमेंशन m0 l0 t0, क्योंकि ये भी न्यूटन है और ये भी न्यूटन है। पर यहां देखो, इसकी डायमेंशन म्यू आर की डायमेंशन m0 l1 और t0, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, l1 होगी, क्योंकि mg से तो आप इसे भेज दोगे, ये न्यूटन, लेकिन ये r सामने आ जाएगा और इसकी जो डायमेंशन यानी कि जो वीमा होगी वो l1 होगी। ये सारी बातें देखो प्लीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, आप यहां देख सकते हो। इनके बारे में कुछ मैंने ऐसे बोला भी है यहां। स्थैतिक घर्षण गुणांक ज्यादा होता है हमेशा गतिक घर्षण गुणांक से, और सबसे कम होता है म्यू आर। ऐसे हमें सवाल पूछ सकता है वो। अगर म्यू एस ज्यादा है तो एफ एस मैक्सिमम भी ज्यादा होगा, और एफ आर फिर सबसे कम होगा। एफ एस मैक्सिमम ज्यादा, एफ एस की बात नहीं कर रहे हैं, स्थैतिक घर्षण बल तो नाम लेते ही भूल गए उसको। तो जो हमारे ये फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले जो आप देख रहे हो, ये एफ एस मैक्सिमम के हैं, जिसको अपन एफ एल भी कहते हैं, सीमांत घर्षण बल, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं, और उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो एफ एस मैक्सिमम ज्यादा, एफ के कम, और एफ आर सबसे ही कम। ये डायमेंशन जो मैंने वहां लिखी वो यहां भी लिख दी, मान मैंने इनके जो क्या क्या नाम है वो उधर लिख दिए। सर आगे बढ़ो। यहां देखो आप, ये बहुत काम का है, यहां आके रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, आपको चप्पल जूते खोल के आराम से बैठ जाना चाहिए, एकांत में बैठो, शांति से बैठो, क्योंकि ज्यादातर सवाल यहीं से पूछा जाता है। आओ देखो क्या है ये स्थैतिक घर्षण बल, इसे स्व समायोज्य या सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इसका मान बाह्य बल पर निर्भर करता है। सवाल पूछ सकता है हमें, निम्न में से कौन सा घर्षण बल स्व समायोज्य घर्षण बल है? स्व समायोजित घर्षण बल है। नाम मिलेगा सीमांत घर्षण बल, गतिक घर्षण बल, लोटनी घर्षण बल और स्थैतिक घर्षण बल। तो आंसर आएगा स्थैतिक घर्षण बल, क्योंकि इसका मान बाह्य बल पर डिपेंड करेगा। और इन सब का मान, कहो भाई साहब, इन सब का मान, इनका मान बाह्य बल पे निर्भर नहीं करेगा। इन सब का मान अगर निर्भर करेगा तो सतह की प्रकृति पर, खुरदरी सतह के लिए ज्यादा, चिकनी सतह के लिए कम, और भार पर निर्भर करेगा तो प्रकृति पर, सतह की प्रकृति पर, खुरदरी सतह के लिए ज्यादा, चिकनी सतह के लिए कम, और भार पर। और वो निर्भर करता है तो सतह की प्रकृति पर, भार पर, और हाँ यहां टायर की त्रिज्या पे भी डिपेंड करता है वो, लेकिन बाह्य बल पे निर्भर नहीं करते। बढ़िया सवाल बन गया ये, बता देता हूं मैं। ठीक है, अब आओ देखो, सच में इसमें आप जितना टाइम लगा लोगे ना, या जितना आराम से पढ़ लोगे, उतना ही फायदा है। स्थैतिक घर्षण बल को हम स्व समायोजित घर्षण बल इसीलिए कहते हैं कि इसका मान बाह्य बल पे निर्भर करता है, बाह्य बल के बराबर होता है, बाह्य बल के अनुसार बदलता है। यह बात तो ही कहने के लिए, अब हमें समझने के लिए क्या करना है वो देखो। कुछ लिखा है मैंने ऐसे, इसका मान बाह्य बल के बराबर होता है और इसका मैक्सिमम मान सीमांत घर्षण बल या अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। और स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर होता है और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के एफ एस मैक्सिमम तक। लेकिन ये एफ एस मैक्सिमम है क्या? ये कुछ इसका मान ये है, और सुन देखो यार, छोटी सी डेफिनेशन बोलने का मन कर रहा है मेरा। स्थैतिक घर्षण बल
जब वस्तु रेस्ट में है, जब बॉडी रेस्ट में है, तो ऐसे केस में लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल क्या है यह भी बता दो आप तो। दो संपर्कित वस्तुओं के मध्य लगने वाला वह अपोजिंग फोर्स मतलब विरोधी बल जो उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे अपन घर्षण बल कहते हैं। दोबारा सुनो, दो संपर्कित सतहों के मध्य लगने वाला वह विरोधी बल अपोजिंग फोर्स जो उनकी आपेक्षिक गति को रोकता है, आपेक्षिक गति का विरोध करता है या सरकने से रोकता है, उसे घर्षण बल कहते हैं। एक बात और, घर्षण बल आपेक्षिक गति का विरोध करता है, हमेशा आपेक्षिक गति का विरोध करेगा, हमेशा गति का विरोध नहीं करता है। काम की बात, कई मायने में, कई एग्जाम्पल में यह गति में सहायक होता है। टैक्सी में एक बक्सा रखा है, बांध भी नहीं रखा और टैक्सी के साथ जा रहा है, इसकी वजह क्या है? आज वो फिसल के पीछे क्यों नहीं गिर रहा? घर्षण बल की वजह से। चलो खैर ये बातें अपन बाद में करेंगे, ठीक है। बाद में भी क्यों करेंगे, बस हमारे को जो ज्यादा जरूरी है ना उसकी बात करेंगे। गतिक घर्षण बल क्या है? जब बॉडी मोशन में आती है, गतिशील हो जाती है, तो ऐसे केस में, गतिशील अवस्था वाले केस में जो घर्षण बल लगेगा उसे गतिक घर्षण बल कहते हैं। जब वस्तु लोटनी गति कर रही होती है तो ऐसे केस में जो घर्षण बल लगेगा उसे लोटनी घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो स्थैतिक की क्या परिभाषा हुई? जब तक वस्तु रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। और सुनो, आइए सर आगे बढ़ते हैं। तो यहां स्थैतिक घर्षण बल का मान बाह्य बल के बराबर हुआ और इसका मान 0 से लेकर के एफएस मैक्सिमम तक होता है। एफएस मैक्सिमम, इससे ज्यादा बल लगा दोगे ना तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। हां, इससे ज्यादा बल यानी कि अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल वो बल है या उस बल के बराबर है जिससे ज्यादा बाह्य बल लगा दें तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। और सुनो, काम की बात सुनो। स्थैतिक घर्षण बल को समझने के लिए ये एक एग्जांपल लेना बहुत जरूरी हो गया। तो सुनना, बॉडी रेस्ट में बाह्य बल लगाया जा रहा है और पीछे लगने वाला जो इसकी आपेक्षिक गति का विरोध करेगा वो घर्षण बल है। अपन ने अपने मन से कुछ माना है, अपने मन से मान लिया 100 न्यूटन बाह्य बल तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, ऐसा अपन ने माना है। माना 100 न्यूटन बाह्य बल तक वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, 100 न्यूटन से ज्यादा पर मोशन में आ जाती है। तो 100 न्यूटन से ज्यादा पर मोशन में आ जाती है तो ये जो 100 न्यूटन है ना वही क्या है? एफएस मैक्सिमम है, जिसका मान म्यू एमजी के बराबर होता है, जिसका मान अपन ने आज 100 मान लिया है, सपोज किया हमने। अब आप मेरी हेल्प करना। मान लीजिए आपने बाह्य बल 10 न्यूटन लगाया आज, ऐसे केस में क्या ये गतिशील अवस्था में आएगी? ये गतिशील अवस्था में नहीं आएगी, ये विराम अवस्था में रहेगी। तो इसे बैलेंस कौन कर रहा है? इसे बैलेंस कर रहा है स्थैतिक घर्षण बल। ये कितना? 10 न्यूटन। अगर मैं यहां 60 न्यूटन का बल लगाऊं, क्या ये गतिशील अवस्था में आएगी? नहीं आएगी। तो बैलेंस कौन कर रहा है? स्थैतिक घर्षण बल। आज स्थैतिक घर्षण बल का मान 60 न्यूटन। अगर मैं 90 न्यूटन लगा रहा हूं, आज भी ये रेस्ट में, यहां भी ये रेस्ट में, अब भी ये रेस्ट में, और इसे बैलेंस कौन करेगा? स्थैतिक घर्षण बल। इसका मान 90 न्यूटन आएगा। अगर आपने 100 न्यूटन का बल लगा दिया, भैया आज भी ये रेस्ट में है और आज भी इसे बैलेंस करने के लिए ये एफएस ही काम आएगा, लेकिन आज ये एफएस क्या आ चुका है? मैक्सिमम। जैसे ही आपने 100.1 न्यूटन का बल लगाया, भाई साहब ये गतिशील अवस्था में आ गई, और गतिशील अवस्था में आ गई तो अब घर्षण बल कौन सा हो गया? गतिक हो गया, जिसका मान म्यू के और एमजी होता है। ओ भाई, जिसका मान एफ के बराबर म्यू के और एमजी होता है, और फिर इसका मान अब बाह्य बल पे निर्भर नहीं करता। ठीक है,
उम्मीद करता हूं थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी। मतलब अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान होता है म्यू एम जी। मैंने मान लिया यार कि म्यू एम जी की वैल्यू 100 है। इसका यह मतलब हुआ कि भाई साहब 100 न्यूटन का बाहर से बल लगाओगे तब तक तो बॉडी रेस्ट में रहेगी। 100 से ज्यादा बल लगाओगे मोशन में आ जाएगी, 100 से कम लगाओगे रेस्ट में रहेगी, और 100 से जब कम बल लगाओगे ना तो जो बल लगा रहे हो ना वही एफ एस यानी कि स्थैतिक घर्षण बल के बराबर है। एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाई साहब क्या बात है, सवाल आ गए। एक ग्राफ और बना देता हूं आपके लिए, एक ग्राफ और सुनो। कुछ बातें यहां से भी कवर होंगी। इधर तो है बाह्य बल, इधर है घर्षण बल। बाह्य बल और घर्षण बल के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। मतलब अगर हमारे उस एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ये पॉइंट 100 न्यूटन पे है, ये वाला भी 100 न्यूटन पे है। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से समझना। अभी ये हमारे एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। ये जो बल आता है वो बताता है एफ एस मैक्सिमम को। फिर उसके बाद में 100 से जैसे ही ज्यादा बल लगाओगे भाई साहब वो अब मोशन में आ जाएगी। बॉडी मोशन में आते ही आज ये घर्षण बल कौन सा हो गया, एफ के, जिसकी वैल्यू म्यू के एम जी होगी, और इसका मान बाह्य बल पे निर्भर नहीं करेगा। लो लिख देता हूं, समानुपाती बाह्य बल और पावर जीरो। पावर जीरो का मतलब है कि बाह्य बल पे निर्भर नहीं करेगा। किसका मान, एफ के का मान। उसका मान फिर फिक्स हो गया, गतिशील अवस्था में ये हो गया। लेकिन यहां से लेकर यहां तक देखो आप, बॉडी मोशन में तो बाद में आएगी, यहां से यहां तक तो बॉडी रेस्ट में है, उसके बाद में बॉडी गतिशील हुई है, और जब तक रेस्ट में है तब तक जितना बाहर से बल लगाओगे उतना ही आपको घर्षण बल प्राप्त होगा। आपने 10 न्यूटन का बल लगाया, घर्षण बल भी 10 ही मिलेगा। आपने 50 का लगाया, घर्षण बल भी 50 का ही मिलेगा। ये घर्षण बल कौन सा होगा, ये वाले, ये एफ एस है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, हटो हटो हटो, तुम भी हटो। मैं ये कह सकता हूं कि ये लाइन एफ एस को बताती है, तुम भी हटो, और इसका मान किसके बराबर होगा, बाह्य बल के बराबर होगा। और ये एंगल पूछ लेता है कि एंगल कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री का होगा, क्योंकि ये भी 100 है और ये भी 100 है। तो निश्चित रूप से आधार और लंब बराबर होने से एंगल हमेशा 45 डिग्री का होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। एक बॉडी रेस्ट में है, सरकाने के लिए 100 से ज्यादा न्यूटन बल की आवश्यकता है, पर आपने 5 ही न्यूटन का बल लगाया, वो तो सरक ही नहीं रही। बैलेंस किसने किया, घर्षण बल ने। ये कौन सा घर्षण बल है, स्थैतिक है, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। आपने 60 न्यूटन का, 70 न्यूटन का, 80 न्यूटन का, 90 न्यूटन का जो भी बल लगाया, बॉडी तो रेस्ट में ही है। इनको बैलेंस कौन कर रहा है, घर्षण बल। वो कौन सा है, स्थैतिक, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। स्थैतिक घर्षण बल बाह्य बल पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे स्व समायोज्य घर्षण बल, स्व समायोजित घर्षण बल, सेल्फ एडजस्टमेंट फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए सर। अब आप सवालों में आइए, सवाल को पढ़ो आप, फिर बात करता हूं। सवाल, आरपीएससी 2022 सेकंड ग्रेड का पेपर, और द्रव्यमान का मान 10 किलोग्राम है, और अभी हमें नहीं पता कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। द्रव्यमान का मान 10 किलोग्राम दे दिया,
म्यू एस का मान 0.4। एक बार कोशिश करो, आप वीडियो को रोको और कोशिश करना। बाह्य बल का मान 30 न्यूटन है। वो कहता है यहां स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा। स्थैतिक घर्षण बल का मान क्या होगा। वो ये भी कह सकता है कि यहां घर्षण बल का मान क्या होगा, जबकि बाहर से बल जो लगा रहे हैं वो कितना है, 30 न्यूटन का बल है। सबसे पहले हमें भागते ही क्या करना है, आओ आप तो सबसे पहले ये पता करो कि यार इसको सर कहने के लिए कम से कम कितनी बल की आवश्यकता होगी। तो इसको सर कहने के लिए कम से कम इतना बल तो चाहिए, मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, मतलब ये एक लिमिट आ गई। इससे ज्यादा बल लगाने पर गतिशील अवस्था में आएगी। इसका मान कितना है, म्यू एस एम जी। म्यू एस 0.4, एम की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10, कितना आया 40 न्यूटन। ये 40 न्यूटन और आप कितना बल लगा रहे हो, 30 न्यूटन। ये 40 न्यूटन, ये 30 न्यूटन, ये बॉडी रेस्ट में रहेगी, ये कह रहा था मैं। अब जब ये बॉडी रेस्ट में रहेगी तो इस पर लगने वाला जो बाह्य बल है वही इसके बराबर होगा। बॉडी रेस्ट में है तो एफ एस का मान बाह्य बल के बराबर होगा, और इस बाह्य बल का मान कितना है, 30 न्यूटन है। हमारा आंसर कौन सा होगा सर, चौथा हमारा आंसर होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आरपीएससी 2022 सेकंड ग्रेड का पेपर, ना फर्स्ट ग्रेड का पेपर सर, 2022। क्या कहता है, वही 10 किलोग्राम, वही बाहर से बल लगा रहा है, वही म्यू एस का मान 0.2 है। यहां आज गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 दिया है, तो 10 नहीं मान सकते, आज उसने दिया है ना, वही मानना पड़ेगा। क्या कहता है, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान बताओ, ये कह रहा है वो, तो यूं समझो आप तो, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान। सर बस यही पूछा है तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपके सामने, आप एफ एस मैक्सिमम बराबर म्यू एस कितना है 0.2, एम कितना है 10, जी कितना है 10, सॉरी 10 नहीं लेना आज, 9.8 लेना है। तो ये आ गया मेरे हिसाब से, देखो 2 गुणा 9.8, 6 और 18 और ये 19, यानी कि 19.6 वास्तव में इसका सेकंड आंसर आएगा। जल्दी आओ आगे बढ़ो। फिर आ गया आरपीएससी 2018 और ग्रेड फर्स्ट का पेपर। भाई साहब वो कहता है कि क्रेट है, एक क्रेट जिसका भार कितना है 60 न्यूटन है, यानी कि W बराबर mg बराबर क्या बोल दिया इसने, 60 न्यूटन कह दिया। और यहां म्यूएस का मान, उत्तरी म्यूएस का मान दे नहीं रखा, म्यूएस का मान मुझे ध्यान है 0.5 है। म्यूएस का मान 0.5 है और इसका भार 60 न्यूटन है और आप 21 न्यूटन का बल लगा रहे हो। वो क्या कहता है, क्रेट पर घर्षण बल का मान क्या होगा। तो क्रेट पर घर्षण बल का मान क्या करना है, पहले ये पता करो ये मोशन में आएगी या रेस्ट में रहेगी। ठीक है, इसके लिए एफ एस मैक्स पता करना होगा, एफ एस मैक्स पता करना होगा, और इसकी वैल्यू होगी म्यू एस एम जी के बराबर। म्यू एस कितना है 0.5, एम का मान एम जी पूरा का पूरा कितना है 60। देखो काटा पीटी होगी, यकीन करो ये 30 न्यूटन, मतलब 30 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा इसे मोशन में लाने के लिए, बल्कि 30 से ज्यादा का बल लगाना पड़ेगा इसे मोशन में लाने के लिए। और बल कितना लग रहा है 21 न्यूटन। क्या ये गतिशील अवस्था में होगी, नहीं, ये आज भी ये रेस्ट में है, और जो जितना आपने बल लगाया है वही घर्षण बल के बराबर होगा, और वो स्थैतिक घर्षण बल होगा, और इसका मान कितना आएगा 21 न्यूटन आएगा। मुझे ध्यान है इस पेपर में कुछ ऐसा भी था, देखो पूरी बात बताऊं, म्यू एस बराबर 0.5 और म्यू के बराबर 0.4, ये भी था। तो म्यू एस मानते हैं तो हमारे को 30 न्यूटन प्राप्त होता है। एफ के की अगर मैं बात करूं तो आप क्या ले सकते हो, म्यू के और एम जी। इसका मान 0.4, इसका मान है 60, काटा पीटी कितना आया 24 न्यूटन। मुझे याद इसलिए भी है क्योंकि 24 न्यूटन यहां भी एक ऑप्शन है। सर इसका आंसर, इस सवाल का आंसर 24 न्यूटन नहीं होगा। 24 न्यूटन तो तब होता जब आपने बहुत ज्यादा बल लगा दिया होता और वो मोशन में आ गया होता, उसके बाद में फिर आपका आंसर 24 न्यूटन होता। आज ये तो रेस्ट में है। एक बार दोबारा सुनो, वो क्या कहता है, एक क्रेट जिसका भार कितना है 60 न्यूटन है,
और घर्षण गुणांक हमें 0.5 और 0.4 दे रखे हैं। ये स्थैतिक, ये गतिक। तो क्रेट पर घर्षण बल का मान क्या होगा, पहले यह पता करो क्रेट मोशन में आएगी या नहीं आएगी। इस बल से, 21 न्यूटन के बल से अगर मोशन में नहीं आए तो जो बल लगाया वही घर्षण बल, और अगर यह बल लगाने से वो मोशन में आ गई तब हमारा आंसर कितना, फिर 24 न्यूटन। अब देखो, तो हमने सॉल्व किया एफ एस मैक्स म्यू एम जी, म्यू का मान लिया, एमजी का मान लिया 30 न्यूटन। भाई साहब इसे मोशन में लाने के लिए 30 या इससे ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, और आपने कितना लगाया 21, मतलब ये रेस्ट में है। रेस्ट में है तो यही घर्षण बल है, वो भी स्थैतिक। इसका आंसर 21 न्यूटन होगा। सुनो ध्यान से, मान लो 21 की जगह और मैं 60 न्यूटन का बल लगा दूं, मान लो सर ये मोशन में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में आ जाएगी, और आज बल ये वाला लगेगा 24 न्यूटन। सर एक मिनट, हम यहां 100 न्यूटन का बल लगाएं, मोशन में आ जाएगी, गतिशील अवस्था में आ जाएगी, और आज जो घर्षण बल लगेगा वो 24 न्यूटन ही होगा। सर मैं यहां पे 1000 न्यूटन का बल लगाना चाहता हूं, कोई बात नहीं 1000 न्यूटन का लगाओ, मोशन में आएगी और गति घर्षण बल का मान यही होगा, क्योंकि उसका मान बाह्य बल पर निर्भर नहीं करता। लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, त्वरण बढ़ेगा उसका। और जब वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है तब त्वरण का मान कुछ ऐसे लेते हैं, बता देता हूं। अगर वस्तु गतिशील अवस्था में आ गई, गतिशील अवस्था में आ गई, तो ऐसे केस में पीछे लगेगा F के, आगे बल लग रहा है बाह्य बल, पता है त्वरण का मान कितना होगा, सिग्मा F अपॉन इसका द्रव्यमान, गति का दूसरा नियम। समीकरण नहीं, समीकरण अलग है, नियम अलग है, ठीक है। अरे यार ये वही है यार, F बराबर एम ए, यही है। बस F की जगह क्या ले लेते हैं, सिग्मा F ले लेते हैं, और यहां सिग्मा F का मान कितना होगा, बाह्य बल माइनस F के अपॉन M। तो वहां मैं बता दूं M का मान दे ही रखा है, F का मान 24 हमने ज्ञात ही कर लिया, बाह्य बल का मान देगा और घटा करके फिर द्रव्यमान का अपन भाग देके त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। बिल्कुल इसे उतार लेना। आगे बढ़ता हूं, धन्यवाद। ये देखो वो ग्राफ यहां है, वो ग्राफ जो हमने यहां वहां बनाया था, मैं भी देख रहा था ग्राफ मैंने बनाया तो था, ठीक है। तो वो पेज खाली था इसलिए हमने वहां बना दिया। सब कुछ देख सकते हो आप, ये बाह्य बल वही घर्षण बल, पहले जैसे जैसे बाह्य बल लगाओगे घर्षण बल बढ़ता जाएगा, यहां से यहां तक बॉडी रेस्ट में रहेगी, उसके बाद बॉडी गतिशील अवस्था में आएगी। ये जो रहेगा एफ एस बराबर बाह्य बल के होगा, थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ये बल होगा जिसका मान बाह्य बल पर निर्भर नहीं करेगा। और यहां अगर कोई त्वरण पूछे तो भैया बाह्य, ओ भाई साहब इतने में क्या जल्दी है, बाह्य बल माइनस एफ के अपॉन एम, ये त्वरण का मान होगा। जल्दबाजी तो है यारो, देखो जल्दी तो है। आओ आरपीएससी 2025 और ग्रेड फर्स्ट 2025, अरे मतलब अभी जो लगा, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। देखो क्या कहता है, एक बस वाला है, बस की छत पर बक्सा रखा हुआ है जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, घर्षण गुणांक 0.2 है। क्या कहता है, तो बस का अधिकतम त्वरण क्या होगी, सूटकेस फिसले नहीं। जाहिर सी बात है, घर्षण गुणांक दिया है, सूटकेस रखा हुआ है, दो कंडीशन में सूटकेस फिसल जाएगा, या तो अचानक ब्रेक लगा दे तो आगे चला जाएगा, या अचानक रेस बढ़ा दे त्वरित कर दे तो फिसल के पीछे आ जाएगा। वो ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा त्वरण कितना करे कि रेस्ट में ही रहे। सूत्र बता देता हूं सर, ऐसे केस में ए बराबर होता है म्यूजी, खत्म। ए बराबर म्यूजी, ए बराबर म्यू की वैल्यू 0.2, जी की वैल्यू 9.8। ऑप्शन देखो, हाँ बिल्कुल देखो 9.8 में दे रखा है। तो 0.2 को 9.8 से गुणा करोगे ये 6, और फिर ये 19, और ये यानी कि 1.96 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन सा है, तीसरा आंसर होगा। ऐसे केस में त्वरण का मान म्यूजी होगा। तो क्या सर हमें ये याद रखना है, हाँ भाई आपको याद रखना है। आप
इसके लिए मैं एक छोटे से एक ऐसा हिंट दे देता हूं ताकि एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। और याद करो, अगर आपने ये पढ़ रखा है तो भाई साहब आगे है क्या? नहीं 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 नहीं। देखो, अगर आपने पढ़ रखा है तो आराम से बैठो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। तो तसल्ली रखो, भगवान बहुत बढ़िया करने वाला है। हाँ भाई, किसी को बताना मत, ट्रिकली समझ लो भले ही आप। पता है मैंने क्या बोला था? और अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, वो दुल्हन का दहेज, ये बक्सा, ये लो। ये ड्राइवर बहुत ही समझदार ड्राइवर है। ये कहता है अपने समधी को, ब्याई जी चिंता ना करो, मैं आराम से बक्से को लेके चला जाऊंगा, आपको इसको बांधने की जरूरत ना है। तो फिर वहां ए का मान क्या हो कि ये बक्सा सुरक्षित पहुंच जाए। दो ही टाइम पे ध्यान रखना है, ब्रेक नहीं लगाना, रेस नहीं बढ़ानी। तो ए का ज्यादा से ज्यादा मान कितना रखे परिमाण में कि भाई साहब बक्सा फिसले नहीं। तो फिर हम यहां देते हैं कुछ ऐसा आंसर, यहां ए बराबर म्यूजी। और सुनो, सवाल हमें ऐसे भी पूछता है, एक कोई खिलौना है, ये खिलौना है या बस है, इसके पास यहां गुटका रखा हुआ है। ठीक है, ड्राइवर भी बनाई दो। वो कहता है भाई साहब इस बस का त्वरण क्या हो कि गुटका सरक करके नीचे ना गिरे। ऐसे दो सवाल आते हैं वहां। यहां तो त्वरण का ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो कि ये सरके नहीं, यहां त्वरण का कम से कम मान कितना हो कि ये सरक के नीचे ना गिरे। तो यहां ज्यादा से ज्यादा, वहां कम से कम। लेकिन मैंने बताया है, मैं अब बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम हमारी टेंशन नहीं है, पेपर बनाने वाले की टेंशन है। आप तो त्वरण पता करो दोनों जगह। तो ऐसे केस में पता है, ए का कम से कम मान वो होना चाहिए जी अपॉन म्यू। ऐसा होगा तो ये सरक करके नीचे नहीं गिरेगा और ये रेस्ट में ही बना रहेगा, और ये भी रेस्ट में ही बना रहेगा। तो सर इसमें ट्रिक कहां हुई? ये तो सूत्र हो गए। हाँ बिल्कुल सूत्र हो गए, तो सूत्र याद करो। ट्रिक का तो थोड़ा सा यूं है, देखो, और बात यही की नहीं है, पता नहीं और कहीं जाके भी वो पूछ ले। तो और कहीं, भाई साहब ये चकती है, ये घूम रही है, और यहां इसके ऊपर सिक्का रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल में। वही कहानी, यहां इसका कोणीय वेग कितना हो, त्वरण कितना हो कि ये सिक्का सरक के बाहर ना गिरे। अरे सिक्का क्यों, कोई बंदर बैठा हुआ है यहां पे। फिर कहेगा भाई साहब हम कहां गए, एक मिनट। ये चकती अपने अक्ष पर घूम रही है यूं समझ लो, और यहां कोई आदमी बैठा है या फिर कोई सिक्का रखा हुआ है। भाई साहब त्वरण का मान कम से कम कितना रहे कि ये सरक करके बाहर गिर जाए, ज्यादा से ज्यादा कितना हो कि सरके नहीं। मैं फिर बोल रहा हूं, कम से कम ज्यादा से ज्यादा सवाल वाले की टेंशन है वो अपने बचाव के लिए बना के देगा। अच्छा, ऐसे केस में भी ए का मान क्या होगा, म्यूजी होगा। और वृत्ताकार के केस में ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर आर होता है। मैं आपको बता दूं, हाँ सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, अभी केंद्रीय त्वरण पढ़ा है आपने। तो ए बराबर कुछ ऐसा होगा, लेकिन ये बातें तो हमें पूछनी खैर उसको नहीं चाहिए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो देखो, जब बात हॉरिजॉन्टल की हो, सरकने वाला केस हॉरिजॉन्टल में हो, और यहां सरकने वाला केस वर्टिकल में हो, बस इतना ध्यान रखना आप तो। तुम हटो रे, हटो। यहां सरकने वाला केस हॉरिजॉन्टल में है, सरकने वाला केस वर्टिकल में है। और सरकने वाले केस कहां कहां हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, मैंने बताया ना यार, यहां यहां हो सकते हैं, सिक्का हो सकता है। वर्टिकल में कहां कहां हो सकते हैं, लो भाई साहब, ये ड्रम है, इसके अंदर एक आदमी बैठा है। वो कहता है ये आदमी अपने पैरों को, पैर थोड़े ज्यादा बड़े हो गए सॉरी, वो तेरी, देखो आप, यानी कि
ये आदमी अभी तो यूं बैठा था, लेकिन अभी अपने पैरों को ऊपर उठा लेता है। एक बार फिर हमें कहता है यहां त्वरण का मान क्या रहे, अभी केंद्रीय त्वरण का मान क्या रहे कि आदमी पैरों को ऊपर भी उठा ले तो सरक के नीचे ना गिरे। काम की बात, यहां भी कहानी सरकने वाली वर्टिकल में, यहां भी कहानी वर्टिकल में, यहां हॉरिजॉन्टल में। तो भैया यहां भी हॉरिजॉन्टल में। तो छोटी सी बात याद रखना, वहां ऑप्शन कैसे मिलेंगे अपन को देखना, म्यू जी, म्यू अपॉन जी, जी अपॉन म्यू, ऐसे मिलेंगे। तो ए बराबर म्यू अपॉन जी, ऐसा तो दुनिया में कोई सवाल ही नहीं बना कि ऐसा जिसका आंसर ये हो। क्यों यार, त्वरण बराबर त्वरण तो हो। सोचो, त्वरण के बराबर त्वरण है ही नहीं, आप ये कर क्या रहे हो, जैसे पक्षांतर करो तो त्वरण गुणा त्वरण बराबर m0 l0 t0, यानी कि म्यू बना दिया आपने। तो ऐसा संभव ही नहीं होगा। अब आप अपनी मेन बात पे आओ, टाइम अपने पास इतना है नहीं। तो देखो, यहां a बराबर जी, यहां भी a बराबर जी, दोनों ही केस में, पर यहां सरकने वाला हॉरिजॉन्टल में है। समझना, पागलपंती है पर पागलपंती जरूरी है। तो म्यू को हॉरिजॉन्टली लगाओ, ये वर्टिकल में है, म्यू को वर्टिकल लगाओ। अरे थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, बाकी छोड़ेंगे क्या हम। तो बस ये ध्यान रखना था उसमें, ए बराबर म्यू जी होगा। अगर ऐसे वाले केस की बात करता तो ए बराबर जी अपॉन म्यू होता। अब आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है, और ऐसे इतने सारे केस बना के दे सकता है वो। ठीक, आगे बढ़िए सर। अब सवाल आ गया, ये बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है भाई। एक डोरी है, नीचे वाला द्रव्यमान 5 किलोग्राम का, ऊपर वाला द्रव्यमान ये 10 किलोग्राम का, और ये छोटा सा या जो भी है एक पिंड और दे दिया एम। वो कहता है इस एम का कम से कम मान कितना हो, ऊपर वाले का कम से कम मान कितना हो कि ये सरक के नीचे ना आए। ऐसे कह सकता है, कम से कम बोलेगा। फिर मैं बोल रहा हूं, ये कम से कम ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाने वाला अपने बचाव के लिए बोलेगा। हमारे को तो सटीक सही बात और डायरेक्ट अटैक करना चाहिए फॉर्मूले पे, और आंसर पता करना चाहिए। सवाल क्या है, नीचे m1 5 किलोग्राम का द्रव्यमान, ऊपर एक 10 किलोग्राम और एक m द्रव्यमान का पिंड है, और ये कुछ इस तरीके से साम्य अवस्था में है, और घर्षण गुणांक का मान 0.2 है। डायग्राम बनाएगा, जो लिखा हुआ है ना ऐसे लिखेगा। क्या कह रहा है, m के कौन से मान के लिए निकाय साम्य अवस्था में रहेगा। साम्य अवस्था में रहेगा मतलब सरक के नीचे नहीं आएगा। ऐसे केस में क्या करना है, याद रखो, सूत्र लिख दिया मैंने। म्यू बराबर, ऊपर तो लेना है नीचे का द्रव्यमान, और यहां अपॉन में लेना है ऊपर का द्रव्यमान। याद रखो, हल करने पर आता है, पर हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं। तो म्यू बराबर नीचे का द्रव्यमान अपॉन ऊपर का द्रव्यमान। सर म्यू कितना है, 0.2। सर नीचे का द्रव्यमान कितना है, 5। सर ऊपर का द्रव्यमान कितना है, 10 प्लस m। चलो ये सॉल्व करके देख लो यार, कुछ पक्षांतर कर लो। मुझे लगता है 0.2 से गुणा करूंगा तो ये 2 आएगा, प्लस 0.2 m रहेगा, फिर ये 5 रहेगा। मुझे लगता है 0.2 m बराबर 3 रहेगा। मुझे लगता है m बराबर 3 बटा 0.2 रहेगा। मुझे लगता है 30 बटा 2 रहेगा, और इसका आंसर 15 आएगा। कौन सा है भाई साहब, 15, बिल्कुल 15 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं कि आप इसे याद रखोगे। धन्यवाद। फिर देखो अगला सवाल, देखो इसे पढ़ो, इसे एक बार फिर बात करते हैं। पढ़ो इसे, क्या कह रहा है, ये जंजीर है, ये जंजीर है, और सवाल पढ़ो आराम से। जंजीर की लंबाई का अधिकतम 20% भाग टेबल के नीचे रह सकता है, तो घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। मतलब 20% भाग टेबल के नीचे रह सकता है, तब तक ये क्या रहेगी, रेस्ट में रहेगी। अगर 20% यहां है तो निश्चित रूप से 80% यहां है। हाँ ठीक है, तो म्यू का मान पूछा है। अरे कितना आसान है यार, सॉल्व करो। वही म्यू बराबर द्रव्यमान, ऊपर तो लेना है नीचे का, नीचे लेना है ऊपर का। ठीक है, नीचे का द्रव्यमान, भाई साहब द्रव्यमान तो नहीं है, लंबाई है तो कोई बात नहीं, एल। आप नीचे वाले भाग की लंबाई
और यहां ऊपर वाले भाग की लंबाई, नीचे वाले भाग की लंबाई 20%, ऊपर वाले की 80%, 1/4, 0.25, यही हमारा आंसर होगा। है क्या इसमें? बिल्कुल ही सेकंड आंसर होगा। यानी कि इस सवाल में और इस सवाल में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। यहां ब्लॉक दे दिया, वहां जंजीर दे दी। आगे बढ़ते हैं सर, बस नोट, ये हमारा अंतिम पॉइंट होने वाला है, यूं समझो। नोट, कुछ याद रखना आपको। घर्षण कोण, जिसे लेमडा कहते हैं, बराबर होता है विराम कोण के। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये है एंगल ऑफ रेस्ट या एंगल ऑफ रेपोज, एंगल ऑफ रेपोज, इनका मान बराबर होता है और उसका मान होता है tan इनवर्स और म्यू एस के। सर ये थ्योरी आप खुद पढ़ना आराम से। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान tan लेमडा के बराबर, स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान tan थीटा नोट के बराबर। यहां लेमडा घर्षण कोण है और यहां थीटा नोट विराम कोण है। तो हमें यह ध्यान रखना है, घर्षण कोण और विराम कोण दोनों बराबर होते हैं। ये क्या होते हैं, इतनी सी मेहनत आप करना। धन्यवाद। फिर देखो दूसरा पॉइंट नोट का। एक नत तल है, घर्षण गुणांक 0 है और इसके ऊपर से एक m द्रव्यमान का पिंड फिसल करके नीचे आता है तो समय लगता है t। ये स्थिति हो गई हमारी ए। स्थिति ब देखो, अब की बार इसको मिट्टी डाल करके खुरदरा बना दिया तो आज ये यहां से यहां तक आने में n गुना समय ले लेता है। ये ब्लॉक यहां से यहां तक आने में n गुना समय लेता है। तो कहता है कि घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना है म्यू बराबर tan थीटा 1 माइनस 1/n²। बता दूं मैं आपको, नीट 2025 इसी बार जिस पेपर को लेकर के दुनिया में इतना तहलका मच रहा है, उसमें आया था ये सवाल। नीट 2025, उसमें क्या था, उसमें सर ये था, थीटा का मान तो 45 डिग्री दे रखा था और एन का मान 2 दे रखा था। मतलब वो कहता है कि दुगना समय लगता है। तो बताओ म्यू का मान कितना होगा। कितना आसान है यार, ये tan 45 1 माइनस 1/4, tan 45 1 होता है, 1 में से 1/4 गया तो 3/4, यानी कि 0.75, यही उसका आंसर था नीट 2025 में। सर आगे बढ़िए। तीसरा कुछ ऐसा है, देखो ये अर्ध गोलाकार कोई प्याला है या कोई गुंबज भी हो सकता है, समझ लो बड़ा बर्तन भी हो सकता है, और इस बर्तन में यहां से ऊपर की ओर एक मकोड़ा कह दो, कॉकरोच कह दो, बालक कह दो, बंदर कह दो, ऊपर की ओर जाता है। तो यहां से यहां तक ये जो लाइन है ना, वो वर्टिकल के साथ थीटा कोण बनाती है। हमें शायद एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, किसी न किसी एग्जाम में तो पूछा ही है कि थीटा का ज्यादा से ज्यादा मान कितना हो कि ये फिसल करके नीचे ना आए, क्योंकि ऐसा तो है ना कि यहां तक चला जाएगा, फिसल करके नीचे आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मान जहां तक फिसल करके नीचे नहीं आएगा। बता देता हूं, थीटा थीटा मैक्सिमम जहां तक यह फिसल कर नीचे ना आए, इसके लिए सूत्र है tan थीटा बराबर म्यू एस। वही घर्षण कोण के बराबर, वही विराम कोण के बराबर। वहां भी कुछ ऐसा ही लिया था, म्यू एस बराबर tan थीटा नोट या tan लेमडा। तो अपन को थीटा का मान कुछ ऐसे ध्यान रखना है और याद ही रखना है। चलो इधर आओ, चौथा पॉइंट। खैर ये तो मुझे लगता भी नहीं कोई पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया। देखो वो कहेगा एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को सरकाने के लिए कम से कम कितने बल की आवश्यकता होगी सरकाने के लिए। अगर देखो हॉरिजॉन्टल में बल लगाओगे तब तो आपको म्यू एम जी से ज्यादा का बल लगाना पड़ेगा, जो हम स्थिति में पढ़ चुके हैं। पर आज वो कहता है कोण किसी भी डायरेक्शन में लगाओ, आप कैसे भी कोण लगाओ, उस बल को किसी भी तरीके से लगाओ, लेकिन कम से कम बल लगाना है। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो बल आपको आरोपित करना पड़ेगा थीटा कोण पर, और इस थीटा का मान वापस वही होगा जो आपने विराम कोण पढ़ा है, आपने घर्षण कोण पढ़ा है, आपने ये वाला एंगल पढ़ा है। तो tan थीटा बराबर एक तो म्यू एस के बराबर। एक बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आज बल का कम से कम मान कितना होगा, वो होगा म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, यानी कि म्यू एम जी से तो थोड़ा कम है। एक ऑप्शन आपको म्यू एम जी मिलेगा, सर वो गलत होगा,
वो तब सही होता जब आप थीटा बराबर 0 डिग्री पे लेके जाते हैं। वो कहता है, आपके ऊपर छोड़ता है कि कुछ ऐसी इस तरीके से और ऐसा बल लगाओ कि वो मोशन में आ जाए। तो आपको इतने एंगल पे और कम से कम बल लगाना पड़ेगा, और उस कम से कम बल का मान होगा 1+μ² का रूट। सर MTR कर लो प्लीज, मेरे करने से रट लेना। आगे बढ़ते हैं, ये अच्छी बात है। साइकिल ट्रिक, साइकिल ट्रिक हमें पूछेगा साइकिल के टायरों पर घर्षण बल की डायरेक्शन क्या होगी। साइकिल के टायरों पर घर्षण बल की डायरेक्शन, दो केस बनते हैं, एक पैडलिंग वाला, एक नॉन पैडलिंग वाला। ये नॉन पैडलिंग कंडीशन है सर, ये वाली, और ये पैडलिंग कंडीशन है। नॉन पैडलिंग में दोनों ही टायरों पर घर्षण बल पीछे, लोटनी घर्षण बल पीछे, एफ आर दोनों पर पीछे। लेकिन पैडलिंग वाले केस में आगे वाले पर तो घर्षण बल की डायरेक्शन पीछे होगी, लेकिन पीछे वाले पर आगे की ओर होगी। याद रखना है, याद रखना है इसमें कुछ अंदरूनी कहानी कि जब ये पेडल लगाता है तो चैन चक्के के माध्यम से इस टायर पर बाहर से कुछ बल लगाता है, और है कुछ ऐसा कि घर्षण बल आगे होगा। आज आपको याद रखना है, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है, 10 दिन नहीं बचे हैं। तो क्या करना है, नॉन पैडलिंग वाले केस में दोनों पर बल पीछे, लेकिन पैडलिंग वाले केस में आगे वाले टायर की कहानी तो आज भी वही है, लेकिन पीछे वाले टायर पर आगे की ओर लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एक ये चीज, ये नत तल है, और नत तल पर कोई पिंड लोटनी गति कर रहा है, लोटनी गति कर रहा है। लोटनी गति के लिए घर्षण का होना बहुत जरूरी है, मैं बता दूं। अगर घर्षण नहीं हो ना, यहां बताता हूं, अगर म्यू का मान 0 हो ना, तो ये गोल मटोली पिंड क्यों ना हो, ये सरक करके ही नीचे आएगा। ठीक है, ये लोटनी गति नहीं करेगा, ये केवल और केवल रेखीय गति करेगा। मतलब लोटनी गति के लिए घर्षण का होना बहुत जरूरी है। ये भी अपने आप में एक सवाल है, उसे छोड़ो, पहले ये देखो। नत तल पर कोई पिंड लुढ़क करके नीचे आ रहा है, और यहां इसको ऊपर धकेला गया है, तो यहां तो अपने आप आ जाएगा, पर यहां इसको धकेला जाएगा। घर्षण बल की डायरेक्शन बतानी है आपको। सर हमें ऐसा कुछ बोलेगा, एक पिंड लुढ़क के नीचे आ रहा है, एक को ऊपर की ओर भेजा जा रहा है, बाहर से बल लगा करके उसको ऊपर की ओर चढ़ाया जा रहा है। जैसे यूं समझ लो, वो नहीं होते हैं कुछ आदमी होते हैं, और फिर वो बल लगा करके और इसको ऊपर की ओर चढ़ाते हैं, यूं समझ लो। तो पता है क्या ध्यान रखना है, ये तो दुनिया जानती है कि अगर नीचे आ रहा है तो घर्षण बल कहां लगेगा, ऊपर की ओर। ध्यान रखना सर, ऊपर जा रहा है तो भी ऊपर की ओर। इसको आप पेडल वाली कंडीशन से जोड़ के देख लेना, और आज के लिए याद रखना है। ज्यादा जानकारी के लिए फिर कभी बात करेंगे, ठीक है। और देखता हूं कुछ बचा है तो, हाँ ये काफी हो गया, ठीक है। तो एक बार वीडियो को और देख लेना, क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, धीरे धीरे करके देख लेना। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले नए टॉपिक के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू, धन्यवाद।